अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। पिछली कक्षा में आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। भाषा की दूसरी इकाई शब्द होती है। ठीक है ना बच्चों, भाषा में शब्द का विशेष महत्व है। व्याकरण के ज्ञान से हमें शब्द की पर्याप्त जानकारी मिलती है। व्याकरण के जिस विभाग में शब्द रचना आदि के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है उसे शब्द विभाग कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये शब्द ना हो तो हमारे जो मुख से जो ध्वनियाँ, जो भी लोग जो नहीं बोल पाते हैं, उनके वर्णों को, उनके शब्दों को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम आपको शब्द की परिभाषा समझाते हैं, गौर से सुनेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों की वह सामूहिक ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाती है। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, ठीक है ना, एक वर्ण नहीं बल्कि एक शब्द भी नहीं, दो या दो से अधिक वर्ण जब एक, जैसे का प्लस मा बराबर कम, ये एक शब्द हुआ तो दो वर्णों के मेल से बना। ठीक है बच्चों, अब वो भी सार्थक यानी जो समझ में आ जाए वही शब्द कहलाएगा, अन्यथा वह शब्द नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों को बांटना, कितने भागों में शब्द को बांटा गया है। आइए, हिंदी के शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। पहला अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से यानी उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति यानी बनावट जिसको कहते हैं उसके आधार पर, और चौथा यानी घा का प्रयोग यानी रूपांतर या विकार की दृष्टि से यानी प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहला का में समझाते हैं अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक शब्द, ऐसे शब्द जिनको आसानी से सुना जा सके वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे कवि, सुबोध, बकरी आदि। ये हो गया वाचक शब्द, है ना बच्चों, जो हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, अब आइए लाक्षणिक शब्द, ऐसे शब्द जिनको आसानी से ना समझकर लक्षण या संकेत द्वारा समझा जा सके वे लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कवींद्र मूर्ख है। अब देखिए, कवींद्र मूर्ख है तो ये क्या है, लाक्षणिक शब्द है। ठीक है, रवि उल्लू है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि उल्लू और मूर्ख, तो ये दोनों मूर्ख भी है क्या, उल्लू और उल्लू भी वही चीज़ है, लेकिन ये अब कहेंगे कि उल्लू तो एक जानवर, पक्षी का नाम है, और ये मूर्ख, अच्छा वो मूर्ख है, धूर्त है, बेवकूफ़ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे व्यंजन शब्द, ऐसे शब्द जिनको आसानी से ना समझकर लक्षण या संकेत द्वारा समझा जा सके वे व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप तो बड़े आदमी हैं, इसका अभिप्राय यह है कि आप बड़े आदमी नहीं हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे ये व्यंजक शब्द है, जो ऐसे शब्द जिनको आसानी से ना समझकर लक्षण या संकेत द्वारा समझना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने समझाया ऊपर में, तो यही व्यंजक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई कहा आप तो बड़े आदमी हैं, है ना, अचानक से बोल देते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय, इसका यह अर्थ हुआ कि आप बड़े आदमी नहीं हैं, सिर्फ नाम के हैं, वास्तव में नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थात अर्थ के आधार पर शब्द के अन्य 2 प्रकार निम्नलिखित है।
देखिए गौर से बच्चों, शब्द जो है एक पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। आप लोग को बता चुके हैं पिछली कक्षा में कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे ताकि आपको फिर से रिमेम्बराइज यानी स्मरण हो जाए। जिन शब्दों से किसी अस्पष्ट अर्थ का बोध हो, यानी कह सकते हैं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं वह शब्द का अर्थ है एकदम बिल्कुल हमें मालूम हो, वह अर्थ के साथ में हो, ना कि अर्थहीन हो, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जस्ट अपोजिट, जिन शब्दों से किसी अस्पष्ट अर्थ का बोध ना हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी आदि। यहाँ ध्यान से समझेंगे, पानी तो सार्थक शब्द है, इसका मतलब समझ में आ रहा। रोटी भी शब्द है जिसका हमें अर्थ समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पर वानी और वोटी ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इसे सिर्फ बोलने के इस्तेमाल में हम लोग करते हैं, बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे समझते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय आइए खामे। उत्पत्ति की दृष्टि से यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहला तत्सम शब्द, आपको बता चुके हैं पिछली कक्षा में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैं आपको फिर से समझा दूं कि संस्कृत का वह शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं और वह हिंदी भाषा में आने के बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग, बदलाव, परिवर्तन नहीं हुआ है, वह वही रूप में हिंदी में बोला जा रहा है, वह शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अग्नि, दुग्ध, मुख, चंद्रमा। ठीक है ना बच्चों, ये हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं जो कि ये संस्कृत का शब्द है। अब आइए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जस्ट उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप कहा जाता है। तत्सम शब्द हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, यानी हिंदी का शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आ गया है और वह उसमें थोड़ा सा यानी परिवर्तन के साथ बने हैं, यानी परिवर्तन हो गया है, वह तत्सम शब्द कहलाता है। कौन शब्द? तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे खेत, इसे क्षेत्र भी कहते हैं संस्कृत में। दांत, दंत, गाय, गौ, ये सारे शब्द जो है तद्भव है, जो कि संस्कृत से आकर के हिंदी में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे देश शब्द। तीसरा में देश शब्द यानी जो हमारे देश में उद्भव हुआ है उस शब्द का। जो शब्द देश की बोल चाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, जुग्गी, कुदाल, खाट, खिचड़ी आदि वगैरह। ठीक है बच्चों, यह हमारे देश से उद्भव हुआ है ये सारे शब्द। आगे समझेंगे चौथा में विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो शब्द दूसरी भाषा से आकर हिंदी में ही मिल गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, टेलीविज़न, आलू, हलवाई आदि। ये सारे जितने शब्द मैंने अभी पढ़े हैं ये सारे के सारे विदेशी भाषा है जो विदेशों से आकर हमारे देश में हिंदी में आकर प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे ग में। व्युत्पत्ति यानी बनावट की दृष्टि से, यानी बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द। आइए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले। खंडित मतलब टुकड़ा करने पर, तोड़ने पर, अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना बच्चों, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गोपाल,
अब देखिए हम इसको गो अलग कर देंगे, पा अलग कर देंगे, ला अलग कर देंगे, तो ये सबको खंडित कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो इसका कोई भी अर्थ यानी मतलब नहीं निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गो पा ला, है ना, सबको अलग अलग कर दिया, खंडों को का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। आगे आइए दूसरा में यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं तथा खंडित करने पर भी अर्थ निकलता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे न्यायपालिका, भूभाग आदि। ठीक है ना बच्चों, आपको बता दें यौगिक शब्द क्या है। ये दो या दो से अधिक शब्दों से के मिलने से बनते हैं, लेकिन इसे खंडित करने पर भी इसका क्या होता है, अर्थ यानी मतलब निकलता है, इसीलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे न्यायपालिका, तो न्याय अलग हो गया, एक अर्थ है, पालिका का भी एक अर्थ है, भू मतलब जमीन, और भाग मतलब अलग हो गया, इसीलिए भूभाग का इसका भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरा में गोपाल, सॉरी बच्चों, तीसरा में है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं किंतु जिनका विशेष अर्थ होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, पवन सुत आदि। बच्चों ध्यान से समझिए, ये भी यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा खास विशेष अर्थ उत्पन्न होता है, जो एक खास अर्थ निकलता है। जैसे आपको बताया गया है कि चारपाई मतलब चार पैरों वाला, चारपाई खटाई को भी खटिया को भी कहते हैं। चौपाया, चार पैरों वाला जानवर। चौराहा, चार रास्तों का समूह। ठीक है ना बच्चों। अब नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जलज, जल में जो जन्म लिया हुआ है, जैसे कि कमल। ठीक है ना बच्चों। अब आगे समझते हैं घ में प्रयोग यानी रूपांतर या विकास की दृष्टि से, यानी प्रयोग के आधार पर। आइए, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द। आइए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में क्या होता है, लिंग और वचन और कारक, यानी लिंग, वचन तथा कारण, कारक के कारण क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी चेंजिंग यानी बदलाव हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द। उदाहरण के लिए हम आपको एक बता दें, बालिका विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दें, बालिका क्या हो गया, संज्ञा, है ना, और जाना क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब बालिका क्या करती है, अच्छी पढ़ाई। देखिए इसमें बहुत सारी चेंजिंग भी आती है, तो यही बालिका क्या हो गया कि विद्यालय पढ़ने जाती है। तो यहाँ समझना है कि इसमें बदलाव कैसे करना है। तो बालिका विद्यालय पढ़ने जाती है या जा रही है, तो इसको चेंज हम कर सकते हैं, बालिकाएं विद्यालय पढ़ने जा रही हैं। देखो ये परिवर्तन हो गया इस वाक्य में। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप प्रयोग के कारण न बदल सके, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द निम्नलिखित है। बच्चों आप लोग को बताएं ऊपर में कि विकारी शब्द में परिवर्तन यानी बदलाव हो जाता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं या अवय भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चार प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण बुढ़ापा, हिरण, हरियाली, ठीक है, और पर, मगर, कक्षा, सेना, सभा, शाबाश, हाय। तो ये देखिए आपको बता दें कि संबंध बोधक में मैं और तुम, ठीक है, नहीं एक साथ पटना जाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं और तुम, और को क्या हम लोग बदल सकते हैं? नहीं, यही क्या है, अविकारी शब्द है, अवय है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये पाठ ज़्यादा
अच्छा लगा होगा, पढ़ने में समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर आपको पढ़ने में परेशानी या त्रुटि आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल यानी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।